तो आज के सेशन में हम क्लिनिकल नोट्स पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। हम इससे पहले ओरल कैविटी के और थोरेसिक पार्ट ऑफ जीआईटी और उसके अलावा एब्डोमिनल वॉल को कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके आगे वाला कंटेंट देखेंगे और स्पेसिफिकली आज का फोकस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद हिस्सा के क्लिनिकल पॉइंट्स पर होगा। ठीक है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एब्डोमिन वॉल की इंजरीज हैं जिसमें जिसमें कैविटी के अंदर होने वाले इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्रेटर मोमेंटम को खास तौर पर डिस्कस करेंगे और फिर जो विसरा हैं उनके क्लिनिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एब्डोमिनल स्टैब वुंड की। मतलब स्टैब वर्ड जो है ना, ये इस तरह कह लें कि जैसे वार किया जाता है ना, यानी कि खंजर का या चाकू का वार, जैसे एक चीज खोप कर अंदर मारी जाए, तो उस किस्म के वुंड को हम स्टैब वुंड कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एब्डोमिनल स्टैब वुंड जो है वो जरूरी नहीं है कि वो पैराइटल पेरिटोनियम को भी पेनिट्रेट करें। ज़ाहिर है जितने प्रेशर से वार किया गया है, जितना डीप है, उस हिसाब से पता चलेगा कि किस हद तक जो विसरा है ये एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स जो है वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि कितना डीप है, उसी हिसाब से पता चलेगा कि जो चोट है वो क्या एब्डोमिनल विसरा तक पहुंची है कि नहीं। ठीक, और जैसे हम थॉरिक्स के केस में पढ़ा करते थे कि जिन स्ट्रक्चर्स को नीडल प्रेस करती है, इसी तरह एब्डोमिनल विसरा का या एब्डोमिनल वॉल का हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करेगा, चाहे वो फिर इंजरी के लिए चाहे वो सर्जरी के लिए, कि वो किन किन स्ट्रक्चर्स में से गुजरा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जहां तक एब्डोमिन की बात है, तो एब्डोमिन में जो मसल्स का अरेंजमेंट है, आपने पढ़ा है कि सेंटर में रेक्टस मसल मौजूद है और साइड पर ऑब्लिक्स। तो अब इन अरेंजमेंट में ही फर्क आएगा कि जो भी स्ट्रक्चर लेटरल साइड से प्रेस करेगा एब्डोमिनल वॉल को, वो ऑब्लिक्स में से गुजरेगा, और जो सेंटर से करेगा वो रेक्टाइल में से पास करेगा। बाकी जो अरेंजमेंट है स्किन का, फेशिया का और एपोन्यूरोसिस का और बाद में पैराइटल पेरिटोनियम का, वो सेम है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर, ये कोई भी मतलब कह लें कि नीडल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेटरल टू रेक्टस शीथ अगर पेनिट्रेट करता है, तो वो गुजरेगा स्किन से, फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया से, फिर मेम्ब्रेनस लेयर से, फिर थिन लेयर ऑफ डीप फेशिया से, एक्सटर्नल ऑब्लिक से, इंटरनल ऑब्लिक से। ठीक है, ऑब्लिक और एपोन्यूरोसिस पे डिपेंड करता है ना कि मसल की बेली वाली जगह थी या फिर उसके एपोन्यूरोसिस वाली जगह थी। ठीक है, और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से, ट्रांसवर्सालिस फेशिया से, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, ज्यादा फैटी टिश्यू है पेरिटोनियम के बाहर और ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और बंदा जितना ओबीज होता है इसका उतना कंटेंट भी इस हिसाब से होता है, फिर विसरल फैट भी ज्यादा और ये भी ज्यादा होता है। और एंड पर पैराइटल पेरिटोनियम। इसकी निस्बत अगर आप देखेंगे कोई स्ट्रक्चर एंटीरियर टू रेक्टल शीथ यानी कि फ्रंट मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन में से गुजरे, तो स्किन, फेशिया की लेयर्स, ठीक है, सुपरफिशियल डीप की, उसके बाद फिर देखिए एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ आएगी। यहाँ पर फिर मिड लाइन में ऑब्लिक्स नहीं है। ठीक है, फिर रेक्टस एब्डोमिनस मसल है उनकी अपनी नर्व्स के साथ, फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है। ठीक, फिर फेशियल ट्रांसवर्सालिस है, फिर एक्सटर्नल पेरिटोनियल फैट है और उसके बाद फिर पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट मिड लाइन की बात करें, यानी कि दोनों रेक्टाई के दरमियान का भी मिड, तो उसमें जो है आपको डीप फेशिया के बाद डायरेक्ट फाइब्रस लीनिया एल्बा मिलेगी, क्योंकि आपको एब्डोमेन का स्ट्रक्चर पता है कि वहां पर जो रेक्टाई हैं उनके सेंटर में जो है वो पार्टीशन है, और इस तरह जो एब्स होती हैं वो बेसिकली रेक्टस मसल होता है। तो यहाँ बात हो रही है कि अगर बिल्कुल मिड लाइन में से कोई इंसियन भी दिया जाता है, ये इवन स्टैब लगता है अगर, तो वो फिर गुजरने के लिए डीप फेशिया के बाद फिर लीनिया एल्बा से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर मसल्स नहीं होते। ठीक है, ये जगह डिवाइड है मसल्स से। और एब्डोमिनल जो स्टैब वुंड होता है, उसमें एक टेक्निक हम यूज करते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सेलाइन सॉल्यूशन इंसर्ट करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि ब्लड वेसल्स या विसरा को डैमेज तो नहीं हुआ। तरीका ये है, नाम इसका मतलब कहते हैं पेरिटोनियल लेवाज। लेवाज का मतलब होता है किसी चीज को वॉश करना, यानी आसान मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप गार्गल्स करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, आप सेलाइन मुंह में डालते हैं ऐसे पूरे ओरल कैविटी से शेक करके, उसको बाद में स्पिट आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज में क्या करते हैं कि पहले सेलाइन एब्डोमिनल कैविटी में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको एस्पायरेट करते हैं और निकाल कर देखते हैं कि जो फ्लूइड वापस आया उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। आपको पता है ना कि नॉर्मली तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है ना सिवाय पेरिटोनियल फ्लूइड के। तो और वैसे नॉर्मल हालात में पेरिटोनियल फ्लूइड इतना कम होता है कि वो सिरिंज से एस्पायरेट नहीं हो सकता। इतना कम होता है कि सिर्फ वो लुब्रिकेट कर रहा होता है विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल के दरमियान के मौजूद जो एरिया है उसको। तो यहाँ पर पहले स्पेस में
फ्लूइड भरा जाता है, थोड़ा टाइम देकर उसको एस्पिरेट किया जाता है कि अगर ब्लड है तो वो वॉश आउट करके उसको ले और हमें पता चल जाए कि इंटरनल इंजरी तो नहीं है, ठीक है। इसको DPL भी लिखते हैं, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट स्टैब वाउंड की पिक्चर नहीं थी, तो ये मैंने नीडल की बनाई है कि आपको पता चले कि किस तरह स्ट्रक्चर्स में से पास कर रही है, ठीक है। देखिए ऊपर स्किन है, देन फेशिया, देन मसल्स, ठीक है। फिर देखें रेक्टस शीथ, ठीक है, उसका मिड लाइन आ गया, और फिर नीचे सारा कंटेंट कैविटी की हद तक जा रहा है, ठीक है, विस्ट्रा में। ये एब्डोमिनल गन शॉट वुंड की पिक्चर है, यानी गोली लगने के बाद, क्योंकि अब ये जो वुंड्स है ना बच्चों, ये ज्यादा सीरियस होते हैं स्टैब वुंड से। वजह क्या होती है कि जो बुलेट होती है वो प्रेशर से आती है और वो फिर पेनिट्रेट करती चली जाती है। अब जैसे एक नाइफ की बात कर लें, अगर वो लगते को पता है कि नाइफ का ज्यादातर मतलब एक इस किस्म की इवन तलवार भी होगी तो वो एक लिमिट तक अंदर पेनिट्रेट करेगी, लेकिन बुलेट जो है जब तक उसको कोई ठीक ठाक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वो नहीं स्टॉप होती, ठीक है। तो यही वजह है कि गन शॉट वुंड जो है वो ज्यादा सीरियस होता है एज कम्पेयर टू द स्टैब वुंड। एब्डोमिनल पैरासेंटीसिस की बात करते हैं। पैरासेंटीसिस बच्चों एक टेक्निक है जिससे किसी भी कैविटी के अंदर का एक्सेसिव फ्लूइड निकाला जाता है। उसके मतलब अब ये डायग्नोस्टिक भी है और थेरेप्यूटिक भी है। थेरेप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तब है जब जहाँ अक्यूमुलेट होता है ज्यादा फ्लूइड, आप उसको निकाल दो तो आपको पता है कि पेन वगैरह जो भी फीलिंग है वो रिलीव हो जाएगी। डायग्नोस्टिक ऐसे है कि उस निकाले हुए फ्लूइड का आप टेस्ट करके पता कर सकते हो कि इसकी वजह क्या थी, क्यों ज्यादा फ्लूइड बना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप मतलब थॉरिक्स के केस में अगर आप पैरासेंटीसिस को प्लूरल टैप कहते हैं, बेसिकली टेक्निक तो पैरासेंटीसिस है ना कि कोई नीडल इंसर्ट की और आपने निकाल लिया फ्लूइड। आप उस फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है, आप उसको चेक कर, एक तो आपने जब फ्लूइड को ड्रेन कर दिया तो भी पेशेंट को रिलीफ मिल गई, उसके लंग्स फुल एक्सपेंड होने लग जाते हैं। अब आप उस फ्लूइड का टेस्ट करते हैं, आप उसका जीन एक्सपर्ट उसके मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या ये टीबी की वजह से है, या फिर ये हार्ट फेलियर की वजह से, या कोई और निमोनिया से, किसी भी इन्फेक्शन से। इसी तरह एब्डोमेन में जब आप फ्लूइड ड्रॉ करते हैं, एक तो आप रिलीव करते हैं सारा प्रेशर, दूसरा उस फ्लूइड की वजह से आपको पता चलता है टेस्ट कर करके, अगर उसमें फिर प्रोटीन्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से पता चलता है कि क्या ये लिवर की मतलब किसी इशू की वजह से है, या क्या ये इन्फेक्शन है, या मतलब टीबी की वजह से है, या जो भी ऑर्गेनिज्म है, तो फिर जिस तरह का आप टेस्ट करेंगे उस हिसाब से फिर आपको हेल्प मिल सकती है डायग्नोसिस में, ठीक है। तरीका इसका ये है कि एक लोकल एनेस्थेटिक में, यानी थोड़ा सा स्किन को एनेस्थीसिया, जहां हमने नीडल डालनी है ना खाली वहां ही आप सुन करते हैं, एक नीडल या कैथीटर इंसर्ट करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। और मजे की बात यह है कि अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, हमें ऐसी लोकेशन चूज करते हैं, ज्यादातर हम अम्बलाइकस के आसपास करते हैं, वहां पर इंटेस्टाइन जो है वो फ्रीली मोबाइल होती है ना, जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं वो फ्लूइड में पुश हो जाती है पीछे, तो वो रप्चर नहीं होती, ठीक है। ना ही नीडल इतनी डीप जा रही होती है कि वो बिल्कुल पेरस कर जाए, बस वो एब्डोमिनल वॉल के अंदर वाली साइड पे करीब करीब तक रहती है, सरफेस तक। तो वहां पर फिर ड्रॉ करते हैं फ्लूइड को, ठीक। अगर कैनुला यहाँ लिखा कि अगर कैन्यूला या नीडल मिड लाइन में पास की जाए तो वो किन स्ट्रक्चर से गुजरेगी, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब मिड लाइन में से पास किया जाए तो लीनिया एल्बा में होगा। ये ब्लडलेस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर उस तरह ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये अपनी जो न्यूट्रिशन है ये आसपास के स्ट्रक्चर से डिराइव कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लेटरल साइड पे जाएंगे तो कौन से स्ट्रक्चर्स को पेरस करेगी, मिड लाइन में और एंटीरियर वॉल में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाया हुआ है कि कैसे नीडल जो है वो इंसर्ट की जा रही है, और यहाँ पर भी, ठीक, यहाँ मतलब एम्ब्लाइकस यहाँ होनी चाहिए थी, तो उसके पीछे जो उसके साथ से हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं, एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रिकमेंडेड साइट्स बताई गई हैं कि एब्डोमिनल पैरासेंटीसिस आप कहाँ कर सकते हैं। प्रेफर्ड साइट है कि एम्ब्लाइकस वाले एरिया में करें, लेकिन अगर वहां आप नहीं कर सकते, जैसे अक्सर लोगों को वहां मतलब कोई भी इन्फेक्शन हुआ होता है, कोई इवन स्कार वगैरह कोई और चोट भी हो सकती है, तो ऐसी किसी साइट पर आप प्रेफर नहीं करते जहां ऑलरेडी कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है। तो फिर आप जो है थोड़ा सा लेटरल मूव कर लेते हैं। इसका आसान तरीका ये कि पेशेंट को थोड़ी सी करवट दिलाते हैं जिस साइड पर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां परकशन करते हैं। अगर आपको डल नोट मिलता है, आपको पता चलता है कि अंदर फ्लूइड है, फिर आप नीडल को जो है एक एंगल पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एकदम से थोड़े प्रेशर से फ्लूइड आ जाता है,
और ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, आप लोग जरूर अपने हाउस जॉब में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम लोग रूटीन में किया करते थे। पेशेंट था मेरे अलॉटेड बेड पे, उसको ये प्रॉब्लम थी, तो मैं उसका रोजाना जो है ना वो तकरीबन 150-200 ml फ्लूइड उसका ड्रेन करती थी। 4 दिन किया, उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी। पेरिटोनियल लेवाज की बात करें कि ये मतलब करना कैसे है और करते क्यों है, और सारा मतलब इसकी जनरल बातें ये है कि जो पेरिटोनियल लेवाज है ना वो इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस की सैम्पलिंग का एक टेक्निक है। जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह का लेते हैं ना, फायदा क्या होता है, आपको पता चलता है उसमें ब्लड या कोई ऐसी मतलब स्पेसिफिक कह लें कि सोल्यूशन तो नहीं आ रहा। नहीं, अगर जैसे अगर आप करते हैं कहीं पर, आपको वहां बाइल जैसा कुछ मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ जो है वो लिवर से रिलेटेड इवन डैमेज हो सकता है उस रीजन में, या फिर बाइल डक्ट्स का कुछ डैमेज हुआ है। इस तरह करके मतलब आपको समझ आ जाती है कि जो भी रप्चर है, ठीक है। ज्यादातर ये जो है ना वो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में करते हैं, ठीक है। नॉन नॉन ट्रॉमा सिचुएशंस में जो है वो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस जैसे प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में, ठीक है, और हाइपोथर्मिया करेक्ट करने के लिए फ्लूइड्स वगैरह जिसमें लॉस हुए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डायलिसिस करने के लिए, एक तो हीमोडायलिसिस होता है ना बच्चों, जो कैनुला वगैरह उसकी अपनी टेक्निक है, फिस्टूला बनाकर करते हैं। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, वो पेरिटोनियल कैविटी से करते हैं। कॉम्प्लेक्स है इसलिए इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अपने याद रखना है कि पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की कैथेटराइजेशन की जाती है करने से पहले, इसलिए कि अगर यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड है, और आपको पता है ना कि यूरिनरी ब्लैडर जब फुल होता है तो वो पेल्विस से होता हुआ थोड़ा सा एब्डोमेन में आ जाता है। तो अगर एब्डोमेन में आ गया यूरिनरी ब्लैडर और आप फिर उस टाइम यूरिन रिड्यूस कराते हो, तो बहुत चांस है कि आप यूरिनरी ब्लैडर को जो है पिरस कर दोगे। यही वजह है कि आप पहले कैथेटर लगाकर यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करोगे और उसके बाद फिर ये टेक्निक परफॉर्म करोगे, ठीक है। बच्चों में ब्लैडर वैसे भी एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, ठीक। तो अडल्ट्स में फुल ब्लैडर जो है वो सिर्फ फुल ब्लैडर ही आता है एम्ब्लाइकस में, इसलिए एम्प्टी कर लेना बेहतर है। उसके अलावा स्टोमक को भी एम्प्टी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंडेड स्टोमक भी आपको पता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में थोड़ा नीचे तक के आगे तक आया होता है। तो इस वजह से इन दोनों विस्ट्रा को एम्प्टी किया, उसके बाद स्किन को एनेस्थेटाइज किया जहां आपने एग्जैक्ट करना है, फिर 2.5 इंचेस तकरीबन जो है ना वर्टिकल इंसिजन देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे कट लगाते हैं। यहाँ आपको दिखाया हुआ देखें कि ये रीजन है जहां पर उन्होंने, यहाँ देखिए पहले कैथीटर लगाया हुआ है ताकि यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी किया जा सके, नोज के अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालिए ताकि स्टमक को एम्प्टी किया जा सके। फिर देखें ये हमको बताया हुआ है कि किस तरह नीडल इंट्रोड्यूस की है, पेरिटोनियल कैविटी यहाँ है तो ये इसके अंदर जा रही है, ठीक। एंडोस्कोपिक सर्जरी की बात करते हैं। गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट्स, अपेंडिक्स और इन सब की एंडोस्कोपिक सर्जरी आजकल रूटीन प्रोसीजर है। हमारे कश्मीर में तो वैसे कम है, लेकिन बाकी बड़े सेटअप्स में स्टार्ट कर दिए कि अपेंडेक्टमी भी जो है ना वो एंडोस्कोपिक करते हैं। अब इस टेक्निक में करते क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी में पास करते हैं, छोटे छोटे इंसिजन्स देकर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है। और इसमें भी वही स्ट्रक्चर ट्रेवर्स्ड होते हैं जो जो बाकी मतलब प्रोसीजर्स में होते हैं, जैसे पेरिटोनियल लेवाज में होते हैं। अब सिर्फ इसमें ये चीज ख्याल रखनी होती है कि जहाँ जो नर्व सप्लाई है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वो इम्पेक्ट ना हो रही हो, ठीक है, सेगमेंटल नर्व्स ना डैमेज हो रही हो, और मसल का कोई ऐसा पॉइंट ना हो जहां पर रीजन इंजर्शन का, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मली जो मसल की सारा जो बेली वाला एरिया है वहां आप ठीक है कर सकते हो प्रोसीजर। अब इसका एडवांटेज ये है बच्चों कि जो एब्डोमिनल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादा, यानी कि जैसे सपोज आपने ओपन सर्जरी करनी थी लिवर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, आप हाइपोकॉन्ड्रियम में इतना बड़ा इंसिजन देते हो, ठीक है, वो बाद में जब आप उसको स्टिच करते हो सर्जरी के बाद, एक तो वो रिकवरी में टाइम लेता है, पेनफुल होता है, उसके अलावा फिर इंसिजनल हर्नियास के चांस होते हैं। इसकी निस्बत अगर आप लेप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक यानी उसी की टेक्निक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो गॉल ब्लैडर के लिए, तो आप छोटे छोटे 4 कट लगाते हो डिफरेंट लोकेशन पे, एक 2 कट यानी कैमरा के लिए, और वो इसका जो प्रोसीजर है उसमें काम आते हैं। यानी आसान ही कि छोटे छोटे कट में से हर्निया होने का चांस कम है, इनकी वजह से एब्डोमिनल वॉल डिस्टर्ब होने का चांस कम है, ठीक है। तो इसलिए ये टेक्निक अब प्रेफर की जाती है, ठीक। एक चीज इसमें जो नुकसान है कि ये जो कि सर्जिकल फील्ड है ना वो छोटी होती है, यानी आपका जो व्यू है ना वो उतना ब्रॉड नहीं होता। जैसे कि आप ओपन सर्जरी करते हो तो जरा पूरा डोमेन ओपन करते हो, सब आपके सामने होता है, यहाँ आपको कैमरा से देखना होता है
फिर आपको खुद डिसाइड करना होता है आपको व्यू कौन सा चाहिए। तो ये एक स्किल है, इसकी मतलब कह लें कि सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे जॉयस्टिक से आप गेम्स खेलते हो ना, सिमुलेटर्स होते हैं, इस तरह कर कर मशीनरी होती है, उस पर पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर आप ह्यूमन बीइंग पे इसको परफॉर्म करते हो ताकि आपका स्किल डेवलप हो चुका हो। ठीक, ये देखें यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने जो है इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर से मतलब यानी जो पाइप है ना, इसके अंदर से इंस्ट्रूमेंट पास करता है, इसी के अंदर से कैमरा भी पास कर सकता है, इसी के अंदर से सीजर और सब। आप देखेंगे इतनी लंबी नोजल वाला जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। इसके आगे जो है ना वो छोटा सा इस तरह का लगा होगा क्लिप, ताकि ये मतलब इतना कह लें कि होल्डर है ये। इसी तरह आगे छोटी सी सीजर लगी होती है, यानी है सब कुछ उसी तरह इंस्ट्रूमेंट है, ब्लेड टाइप सीजर टाइप के, लेकिन सिर्फ पीछे लंबी सी नोजल होती है ताकि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर से गुजर कर एब्डोमेन में एंटर कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि एब्डोमेन के अंदर तो इतनी जगह ही नहीं होती, तो पहले ये किया जाता है बच्चों के पेट में गैस भरी जाती है। ठीक है, पेट में थोड़ी सी गैस जो है वो फिल करके उसके बाद जो है उसको मतलब एब्डोमिनल कैविटी को ना ब्लॉट किया जाता है काफी ज्यादा। उसके बाद जो है फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ताकि अंडरलाइंग विसरा जो है वो डैमेज ना हो। अगला सवाल आता है कि गैस कौन सी भरते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इंसर्ट करके ना एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी को पूरा इन्फ्लेट करते हैं, जैसे बैलून फूलता है ना उस तरह फूल जाती है, फिर आपको जगह ज्यादा मिल जाती है प्रोसीजर करने के लिए। ठीक, एक और पिक्चर इसमें देखें, दो इंसिडेंट्स के साथ दो इंस्ट्रूमेंट डाले हुए हैं। ये जो एक है ना बच्चों ये कैमरा, ताकि आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हो, और ये राइट हैंड से देखें प्रोसीजर कर रहा है अंदर जो भी। अच्छा, पेरिटोनियल फ्लूइड मूवमेंट, हमने ये पढ़ा था ना कि जो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे अटैच होती हैं, और इनकी वजह से एब्डोमिनल कंपार्टमेंट्स बनते हैं। इनकी वजह से पेरिटोनियल फ्लूइड को रिस्ट्रिक्शन होती है, कि यानी कि जहाँ पे ज़ाहिर है अटैचमेंट है वहां से डायरेक्टली दो जगह का पेरिटोनियल फ्लूइड कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अब इस तरह है कि जब पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है ना, तो कुछ स्पेसेस हैं वो उस टाइम ज्यादा डिपेंडेंट होती है, यानी वहां पर ज्यादा फ्लूइड अकोमोलेट हो सकता है। ठीक, तो वो चीजें पे जब आप इन्फेक्शंस को डिस्कस करते हैं ये नॉलेज सब काम आता है। जैसे कि अगर एक बंदा स्पाइन लेटा हुआ है तो राइट सब फ्रीनिक जो स्पेस है, सब फ्रीनिक कौन सी है, वो जो लिवर के ऊपर यानी कि डायफ्राम के नीचे वाली जगह है वो, और पेल्विक कैविटी जो है वो सबसे लोएस्ट एरिया होती है, यानी कि फ्लूइड तब वहां ज्यादा होता है। ठीक है, और पेल्विक ब्रिम सबसे ऊंचा एरिया होता है उस टाइम पे। पेल्विक ब्रिम कौन सा, पेल्विक इनलेट, जहां से एब्डोमेन के बाद पेल्विस शुरू होता है, वो एरिया ऊंचा। आपने देखोगे बुक में एक पिक्चर है जिसमें ऐसे पीक दिखाई हुई है पेल्विक ब्रिम वाले एरिया पे, ये बताने के लिए। ठीक है, अब एसाइटिस क्या चीज है, एसाइटिस जो है ना एक मतलब एक कंडीशन है जिसमें जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अकोमोलेट हो जाता है। अब मुख्तलिफ इसकी रीजन है, जैसे हिपैटिक सिरोसिस के, अगर किसी का लिवर जो है वो फाइब्रोज हो जाए किसी वजह से, कोई मेलिग्नेंट डिजीज हो जैसे ओवरी का कैंसर हो गया, इवन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से भी चीज हो जाती है। ठीक है, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से क्यों होता है, सिस्टेमिक वेनस कंडीशन, आपको पता है कि इंफीरियर जो लिवर है उससे ऊपर इंफीरियर वेना कैवा है, उसने हार्ट में ड्रेन करना है। अगर हार्ट खुद फेलियर में है, वो अपने अंदर मौजूद ब्लड को आगे पंप नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वहां सब अकोमोलेशन होगी, बैक फ्लो होगा, और सारा जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो वेसल्स को लीव कर जाएंगे, तो वो सारा फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में फिर अकोमोलेट होता है। तो इस तरह जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एसाइटीज होती है। तो ये इस तरह एक साइन भी मिल जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। ठीक है, थिन पेशेंट में तकरीबन 1500 ml फ्लूइड अकोमोलेट करेगा तो आपको पता चलेगा कि एसाइटीज है। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले ही मतलब इतने लीन होता है वो कि उसके अंदर फ्लूइड अकोमोलेशन की जगह होती है, क्योंकि फैट कम होता है, तो इसलिए इतना कम से कम अकोमोलेट करेगा तो पता चलेगा। लेकिन ओबीज में उससे भी ज्यादा अमाउंट चाहिए, क्योंकि उसमें फिर फैट की वजह से ऑलरेडी उसका डायमीटर इतना वाइड है कि आप उसकी बैली को मतलब आप उसको फैटी कंसीडर कर सकते हो। आपको फ्लूइड की बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए कि वो आपको एग्जामिनेशन में पता चले। अगर एक लीन बंदे में 1500 है तो आप गैस कर सकते हैं कि एक ओबीज बंदे में कितनी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी। ये देखिए किस तरह ये नॉर्मली जो कैविटीज एम्प्टी होती हैं इसमें फ्लूइड अकोमोडेट होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, असाइटीज। पेरिटोनियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसके जो रूट्स हैं कि
किस तरह पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन एक्सटीरियर से आ सकता है, तो वो है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गॉल ब्लैडर की वजह से, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से इन्फेक्शन आ सकता है, फीमेल में यूट्राइन ट्यूब से आ सकता है, इसलिए कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सटीरियर से कम्युनिकेट कर रहा होता है टू वेजाइना, ठीक है, वहां से भी इन्फेक्शन आ सकता है और ब्लड से आ सकता है। और इससे क्या होता है, जितनी भी सबफ्रीनिक स्पेसेस हैं उनमें फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, और सबफ्रीनिक जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड मिलना एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है पेरिटोनियल इन्फेक्शन की, ठीक है। और ऐसा बंदा जिसको सबफ्रीनिक रीजन में फ्लूइड अकोमुलेशन होगी या कोई इन्फेक्शन होगी, उसको राइट शोल्डर में पेन होगा, ठीक है। आपको पता है इसकी वजह क्या है, कि जो डायफ्राम है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नेक में डेवलप होता है और वहां से डिसेंड करता है, इसी वजह से वो सर्वाइकल नर्व सप्लाई C3, C4, C5 को लेकर डिसेंड करता है। अगर कोई भी कलेक्शन अब डायफ्राम के नीचे है वो ऑब्वियसली डायफ्राम को भी इरिटेट करेगी, इस वजह से जो है पेन शोल्डर में भी रेफर हो जाएगा, रेडिएट हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये रीजन यहाँ पर लिखी हुई है, आपने इसको देख लेना है। ग्रेटर मोमेंटम को एब्डोमिनल पुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके आपने इसको देखा है ना कि ये ट्रांसवर्स कोलॉन से अटैच है, आगे जाता है और फिर फोल्ड होकर वापस पोस्टीरियरली अटैच होता है, यानी कि ये इंटेस्टाइन के आगे हैंग कर होता है लाइक एप्रन, ठीक। अब इसके जो लोअर राइट और लेफ्ट मार्जिन है फ्री है, यानी कि सिर्फ इसका अपर मार्जिन जो है ये वाला ये बाउंड होता है, बाकी नीचे से सारी साइड्स फ्री हैं, और इसका लोअर बॉर्डर भी, यही वजह है कि ये फ्रीली मोबाइल है पेरिटोनियल कैविटी के हद तक और मूव कर सकता है, ठीक है। अब लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन में इसका क्या रोल है, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में ग्रेटर मोमेंटम इतना डेवलप नहीं होता, इसलिए इतना प्रोटेक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रो करता जाता है, इसका मोमेंटम ग्रो करता है, तो वो ज्यादा मतलब कह लें केपेबल हो जाता है इन्फेक्शन को लोकलाइज करने के, यानी कि अगर किसी जगह पर गट में इन्फेक्शन हो रही है और वहां पर उस तरह के फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ग्रेटर मोमेंटम उस तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और वहां पर जाकर बाइंड हो जाता है, यानी कि उस जगह जहां पर ऐसे कह लें कि आप कोविड में लॉकडाउन लगा रहे हैं ना, जहां पर केसेस हैं उनको बाकी जगह से कांटेक्ट को कट ऑफ कर देते, वैसे ही इन्फेक्टेड एरिया के गिर्द ग्रेटर मोमेंटम रैप हो जाता है और उसको कट ऑफ कर देता है बाकी कैविटी से, क्योंकि कैविटी जो है वो सारी कंटिन्यूअस है, अगर एक इन्फेक्शन एक साइड पर है उसका बहुत चांस है कि फुल कैविटी में स्प्रेड हो जाए। ग्रेटर मोमेंटम उस एक सोर्स को वॉल ऑफ कर देता है ताकि वो बाकी जगह पर इन्फेक्शन ना कर सके, इसी वजह से इसको एब्डोमिनल पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है। फिर हर्नियल प्लग है कि ग्रेटर मोमेंटम अक्सर ये करता है कि जो हर्नियल सैक बनती है ना उसमें जाकर इंसर्ट हो जाता है ताकि उसके अंदर कोई विसरा ना जाकर जाए और स्ट्रेंगुलेट या ऑब्स्ट्रक्ट ना हो सके। सिंपल यानी मैं आपको इसमें बताऊंगी, देखें कि आपको पता है कि हर्निया में इस तरह करके बल्ज बनता है, सैक बनती है। अब हर वक्त तो हर्निया की सैक के अंदर कंटेंट नहीं मौजूद होते, क्योंकि इंटेस्टाइन मोबाइल है, वो हर वक्त एक जगह नहीं रहती, ज्यादातर तब होता है सैक में कंटेंट जब पेशेंट का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होता है, जैसे कफ करता है, जैसे डेफिकेट करने के लिए अगर प्रेशर लगाएगा उस तरह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ग्रेटर मोमेंटम के ये जाकर यहाँ सारा अकोमुलेट हो जाता है और प्लग के तौर पर इसको वॉल ऑफ कर देता है, इस वजह से इंटेस्टाइन इसके अंदर नहीं जा सकती, तो फिर स्ट्रेंगुलेशन का चांस कम हो जाता है। उसके अलावा ग्रेटर मोमेंटम का सर्जरी में ये रोल है कि जो ग्रेटर मोमेंटम है ना उसको इंटेस्टाइनल नेस्टोमोसिस को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, या फिर परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर को, यानी कि जैसे एक इंटेस्टाइन है, आगे हम पिक्चर में भी देखेंगे कि इंटेस्टाइन है उसको आपने स्टिच किया एक सर्जरी के बाद, उसके ऊपर ग्रेटर मोमेंटम को अटैच कर देते हैं, ग्रेटर मोमेंटम उसको बाकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंजरी से भी मोबिलिटी से भी, और हीलिंग बेहतर हो जाती है वहां पर, ठीक। और ग्रेटर मोमेंटम जो है ना इसकी अपनी भी टॉर्शन, क्योंकि ये हाईली मोबाइल है, ये तो खुद भी अपनी सरफेस पर रोटेट हो सकता है, वैसे ये खुद ही मतलब ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये ट्विस्ट बरकरार रहे तो उस रीजन को ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकती है और इस केस में नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये नॉर्मल पिक्चर है कि ग्रेटर मोमेंटम एप्रन की तरह आगे मौजूद है, ये देखें कि यहाँ इन्होंने अपेंडिक्स को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये अपेंडिसाइटिस हुआ और ग्रेटर मोमेंटम उसको जाकर वॉल ऑफ कर रहा है ताकि वो सारी इन्फेक्शन जो है वो बाकी पेरिटोनियल कैविटी में ना फैले। इसी तरह यहाँ देखेंगे स्टोमिक का एक अल्सर जो है इस तरह बताया कि लीक हुआ है, एक विस्कस डैमेज हुआ है इस रीजन में,
तो जाकर ओमेंटम उसको रैप कर रहा है ताकि वो लीक होकर सब जगह नुकसान ना दे। ठीक है। पेरिटोनियल पेन की बात करें तो जो इन्फ्लेम्ड पेराइटल पेरिटोनियम होती है ना, वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है स्ट्रेच को, यानी कि अगर किसी के जो एब्डोमिनल पेन की रीजन पेराइटल पेरिटोनियम का इन्फ्लेम होना है और आप उसको जरा सा प्रेस कर दें तो वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है। और यही जो फैक्ट है ना, इसको आप यूज करते हैं कि आप पेरिटोनाइटिस को डायग्नोज कर सकें। ठीक है। आप ये करते हैं कि सिंगल फिंगर से एब्डोमिनल वॉल में जहां आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि वहां पेरिटोनाइटिस है, जनरलाइज की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं लोकलाइज की बात कर रही हूँ कि अभी जहां शुरू हुआ होता है। जनरलाइज में तो ये है कि एक जैसी एब्डोमिनल वॉल हार्ड हो जाती है ना, उसके अलग मतलब टेक्निक है डायग्नोसिस की। लेकिन जब एक किसी जगह पे होता है तो अगर आप उसको जगह को प्रेस, स्पेशली ये चीज अपेंडिसाइटिस में देखी जाती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया ब्लू से, कि आप क्या करते हैं कि सिंगल फिंगर से उस जगह पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है। और एकदम से उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है और एब्डोमिनल वॉल रिबाउंड करती है ना, वापस स्प्रिंग को प्रेस करके छोड़ो वापस आता है, तो वहां पर एक्सट्रीम लोकल पेन होता है जिसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। टेंडरनेस तो ये है ना कि टच किया और पेन हुआ, लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर हम पेन की साइड पर प्रेस करें, उस टाइम से ज्यादा तब पेन होता है जब हम रिलीज करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट साइन है अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने में। ठीक है। रीबाउंड टेंडरनेस के फिंगर से प्रेस किया सस्पेक्टेड साइट को कि यहाँ पर पेन है तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, उसको छोड़ा, जब छोड़ते हैं तो पेशेंट ज्यादा मतलब ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको पेन हुआ, साथ साथ ना फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं। उसके अलावा जो विसरल पेरिटोनियम है ना बच्चों, वो ज्यादातर उसका पेन तब होता है जब वो ओवर डिस्टेंडेड होती है, क्योंकि विसरल पेरिटोनियम में उस तरह स्प्लैंकनिक सप्लाई मतलब तो नहीं होती ना, यानी कि सोमैटिक सेंसेशन तो नहीं होती टच पेन प्रेशर वाली, वो सिर्फ तब ही आपको फील होगी जब उसकी ओवर डिस्टेंशन होती है किसी वजह से। ठीक है। ये बुक की फिगर है, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर वो साइट्स बताई हुई है कि अगर अंदर की जो विसरा हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो स्किन पे उनको कहाँ फील किया जा सकता है, क्योंकि पेराइटल पेरिटोनियम की सप्लाई ज्यादातर वही होती है जो साथ वाले मौजूद विसरा की होती है। जैसे गॉल ब्लैडर को पता है कि राइट क्वाड्रेंट में है तो उसकी स्किन का पेन भी यहाँ होगा। आप अगर यहाँ पर पेल्पेट करें यानी प्रेस करेंगे तो पेन एलिसिट होगा, पेशेंट आपके रिस्पॉन्स से आपको पता चल जाएगा कि उसको पेन हो रहा है। इसी तरह देखें फिर लेफ्ट साइड पर स्टमक का पेन है। ठीक है। उसी तरह शोल्डर्स में देखें गॉल ब्लैडर और डायफ्राम पर यूरिनरी ब्लैडर का पेन है। ठीक है। इसोफेगस की बात करते हैं। इसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था कि 3 साइड पर ये नैरो है। ठीक है। जहां से ये बिगनिंग मतलब के और मतलब ये लेरिंगोफेरिंक्स से आगे स्टार्ट होती है, इसोफेगस बनती है फिर। ठीक है। और उसके अलावा जहाँ लेफ्ट ब्रोंकस और आर्च ऑफ एओर्टा इसके आगे से क्रॉस करते हैं और जहाँ ये स्टमक पे एंटर करती है। अब ये जो 3 साइड्स है ना, एक तो यहाँ पर मतलब फूड का बोलस स्टक होने का चांस है, उसके अलावा कि अगर आप कोई इंटरवेंशन प्रोसीजर करना चाहे तो यही 3 साइड्स है जो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, यानी क्योंकि आपको आपको पता है कि ये नैरो एरिया तो आपको थोड़ा प्रेशर से यहाँ से गुजरना पड़ेगा केयर के साथ। ठीक है। अभी कंडीशन है इसको कहते हैं एक्लेजिया ऑफ द कार्डिया। ठीक है। कार्डिया यानी स्टोमिक का जो कार्डिया है, गैस्ट्रिक कार्डिया, उसके बारे में, ये हार्ट वाला कार्डिया नहीं है। ठीक है। इसी को एसोफेजियल एक्लेजिया भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ठीक है, यानी कि जो इसोफेगस और स्टमक की जॉइनिंग वाले पॉइंट का स्फिंक्टर है, वो उसकी नॉर्मल रिलैक्सेशन जो है नहीं होती। ठीक है। और इस वजह से जो फूड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ठीक है। इसकी रीजन अननोन है, लेकिन ज्यादातर रीजन ये मतलब मिलती है, यानी कि कॉज ये मिलता है बीच में कि ऑर्बिट प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या कंडीशन मिलेगी, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग होती है, यानी ज़ाहिर आपका बाइट पूरा नीचे जाता ही नहीं है इसोफेगस के लोअर एंड पे। और आपको भी मैंने बताया कि विसल पेरिटोनियम जो है और इवन मतलब जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रेच को सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका फूड पास नहीं कर रहा, स्टमक में नहीं जा रहा इसोफेज के
इसोफेगस के लोअर एंड पर कह लें स्टक है, तो आपको वो डिस्कम्फर्ट की सेंसेशन देगा, ठीक है। तो डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, और रिगर्जिटेशन है कि फूड वापस आ जाए, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। बाद में क्या होता है कि जिस हिस्से पे नर्विंग हुई होती है उससे ऊपर वाला हिस्सा डायलेट हो जाता है, ठीक है, और नीचे जहाँ एग्जैक्ट जगह है वहां पे नैरोइंग होती है, ठीक है। तो एक टिपिकल पिक्चर बनती है जिसके लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सामने देखिए कि नॉर्मली इसोफेगस है, एक सीक्वेंस है इसका कि ये यहाँ से फूड पास कर जाएगा, लेकिन अब जब स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा है, यानी काम स्फिंक्टर का ये नहीं कि इसने रिलैक्स होना है, पहले रिलैक्स होना है ताकि फूड गुजर गया तो फिर बंद हो जाए, अभी फूड को पास नहीं करने दे रहा, तो एक टाइम आता है कि ये जगह नैरो रह जाती है, ऊपर से इसोफेगस डायलेट हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम एक्लेजिया कहते हैं, ठीक है। इसकी एक टिपिकल रेडियोलॉजिक अपीयरेंस है, यानी कि आप इसको एक्सरे पे डायग्नोज कर सकते हो किस तरह के आप पेशेंट को जो है वो एक लिक्विड देते हो, उसको हम कहते हैं बेरियम स्वॉलो, ठीक है, कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ये मतलब उसका हार्मफुल नहीं होता, ये स्टूल में पास हो जाता है बाद में। आप उसको देखकर उसका रेडियोग्राफ लेते हो तो आप देखते हो कि ऊपर से इसोफेगस इतनी डायलेटेड और नीचे से बिल्कुल नैरो होती है, तो ये डायग्नोस्टिक है, ठीक है, इसोफेजियल एक्लेजिया का। और इस रेडियोलॉजिकल साइन को हम बर्ड बीक साइन कहते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे टेल रैट भी लिखा हुआ है, ठीक है, रैट टेल साइन, मतलब टेल ऑफ रैट, रैट टेल साइन, लेकिन बर्ड बीक साइन इसका ज्यादा कॉमन है कि जैसे परिंदे की चूंच होती है, ठीक है, लेकिन उस तरह का नैरो सा प्रोसेस है और पीछे बाकी स्ट्रक्चर से आपको पता ना कार्टून ऐसे बनाते होते थे आप परिंदा, तो उस हिसाब से ये, ठीक है। फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की बात करते हैं, नाम है रिफ्लक्स यानी चीज का वापस आना। ये मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। जो आप नॉर्मल आउट पेशेंट्स कौन होते हैं, वो जो आपके पास एडमिट नहीं होते, बस आपको चेकअप करवाने आते हैं ओपीडी में, ठीक है। ऐसे लोगों में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है ना, वो ये है। अब होता क्या है कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो सारे ईसोफेगस में आते हैं और हार्ट बर्न के सिम्टम्स होते हैं हफ्ते में कम से कम 2 बार। अब हार्ट बर्न क्या चीज है, ऐसे लगता है कि जैसे आपका जो हार्ट वाला रीजन है यानी कि एपिगेस्ट्रियम वाला स्पेसिफिकली एब्डोमेन के हिसाब से देखें तो वहां जलन महसूस होती है। और अगर ये रिफ्लक्स होता रहे ना तो इसोफेजियल मेम्ब्रेन जो है वो इन्फ्लेम्ड रहती है, ठीक है। और ज्यादा लंबे अरसे इन्फ्लेम रहने के बाद ये होता है कि वहां जो एपिथेलियम है जो नॉर्मली स्क्वेमस होती है वो चेंज होकर कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है। और जब भी यहाँ पर इसको इस कंडीशन को मेटाप्लेजिया कहते हैं। मेटाप्लेजिया होता है कि एपिथेलियम की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। और ये जो है ना प्री डिस्पोजिशन है कैंसर की। जहां भी कहीं मेटाप्लेजियाज होते हैं वहां पर चांस होता है कि कैंसर डेवलप हो सके। अब लंग्स में क्या है कि जिस तरह लोग स्मोकिंग करते हैं उनका भी मेटाप्लेजिया होता है, उनकी वहां पर जो मेम्ब्रेन है एपिथेलियम है वो चेंज हो जाती है। और जो भी चीज एपिथेलियम चेंज होगी वो फिर कैंसरस भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह मुसलसल एसिड आने से आपको पता है कि स्टमक के अंदर तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद है ना एसिड को बेयर करने के लिए, लेकिन एसोफेगस के पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहां पर बार बार स्टमक का एसिड आता रहता है तो इसोफेगस को वहां पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन उस एपिथेलियम या मेम्ब्रेन के चेंज होने की वजह से वो प्री डिस्पोज हो जाती है कि वहां पर कैंसर हो सके। और कौन सा कैंसर होता है, एडिनोकार्सिनोमा नाम है उसका, ठीक है। अब कॉमन कॉजेस क्या है इस डिजीज की, कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो फेलियर उसका क्या है कि जब फूड गुजर गया तो वो उसको फिर रोक ना सके वापस आने से। फिर एक हाइटस हर्निया डायफ्राम का ये हम एम्ब्रियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो ओबीज लोग हैं जाहिर उनका फैट कंटेंट ज्यादा है, उनका स्टमक पे पुश रहता है हर वक्त, और उस वजह से उनके फूड कंटेंट्स जो है रिगर्जिटेट कर बार बार इसोफेगस में आते हैं, एसिडिटी करते रहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आग का साइन क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है कुछ जलन महसूस होती है, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे ग्रीन कलर से एसिड को शो किया हुआ है क्योंकि कार्टून्स में ग्रीन कलर होता है। आप देखेंगे यहाँ इसोफेगस वाले रीजन में जब जा रहा है तो वहाँ रेडनेस दिखाई हुई कि वहां ये पेन करेगा, स्टोमिक के अंदर नॉर्मली नहीं करता जब तक एक हद से बहुत ज्यादा एसिड ना प्रोड्यूस हो रहा हो। ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस की बात करते हैं, तो इसोफेजियल एनास्टोमोसिस जो है, गैस्ट्रो इसोफेजियल एनास्टोमोसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटेस्टाइन का ब्लड है वो पहले पोर्टल वेन से लिवर में आता है ताकि वहां पर वो फिल्टर हो जाए, उसके बाद उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी बॉडी में मुतअद्दिद जगह पर पोर्टल और सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स या सिस्टम्स के आपस में कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। उनमें से एक साइड वो है जहाँ
इसोफेगस का लोअर हाफ है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है जिसने खुद पोर्टल वेन में जाना है, वो एनास्टोमोस करती है एजाइगस वेन्स के साथ, जिस जो सिस्टेमिक वेन्स हैं, ठीक है। अगर अब इनमें से पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, जिस वजह से ये वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जिस तरह मतलब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है ना, ब्लड के फ्लो की मतलब प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर, उसी तरह अगर पोर्टल और सिस्टेमिक मतलब देखें कि एक पोर्टल है और एक सिस्टेमिक वेसल है, ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन है। अब अगर पोर्टल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये पोर्टल ब्लॉक हो जाएगी किसी वजह से, तो रिवर्स में सिस्टेमिक पे प्रेशर बढ़ सकता है ना, ठीक है। इसी तरह सिस्टेमिक रीजन से पोर्टल में, यानी जो भी रीजन होगी, पोर्टल हाइपरटेंशन अगर हो जाती है, जैसे पोर्टल में लिवर के सिरोसिस में ऑब्स्ट्रक्ट होती है, तो एक कंडीशन डेवलप होगी पोर्टल हाइपरटेंशन। इस वजह से ब्लड जो है वो आगे फ्लो करने की बजाय वेन्स में ज्यादा अकोमुलेट रहेगा और वहां पर फिर डायलिटेशन होगी, जिनको क्या कहते हैं, वेरिकोस्टीज, और ये फिर रप्चर होने का चांस होता है, ठीक है। अब जरा इतनी डायलेटेड वेन है अगर, वो रप्चर हो सकती है, और इसके बाद क्या होता है, जो वॉमिटिंग है उसके अंदर ब्लड आता है, क्योंकि ये इसोफेगस की अंदर वाली साइड पर हो रहा होता है। आप इस पिक्चर में देखें पहले कि ये देखें सारी ब्लड वेसल्स जो इसोफेगस को सप्लाई कर रही सारी डायलेट हुई हुई है, और अगर आप एंडोस्कोप से यानी अंदर से देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जितना म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स थी वो सारी डायलेट और नाजुक हुई हुई है बिल्कुल, ठीक है। इतनी ज्यादा डायलेट है कि उसके मसल की इंटेग्रिटी ही मेंटेन नहीं रही। जो एक वेसल होती है ना कि थिक है, वो नॉर्मल प्रेशर से रप्चर नहीं हो सकती, अगर वो खुद डायलेट होकर डेलिकेट हो चुकी है तो अब वो रप्चर हो सकती है, ठीक है। अब ब्लीडिंग एसोफेजियल वेरिसिस के लिए क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए ना एक टेक्निक, इसका नाम है सेंगस्टेकन बेलिक मूर बैलून, ठीक है। क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, इसके अंदर बैलून्स हैं, ठीक है, इनको इन्फ्लेट करते हैं, जैसे आप अपने फिंगर पे लगने वाली चोट को जोर से प्रेस करते हो ना, फिंगर को ब्लीडिंग रुक जाती है, तो ये अंदर की तरफ, ठीक है, तो अंदर की तरफ डायलेट होकर रोक देता है। जो क्वेश्चन है कि डायलेटेशन जो है वो किस वेन की होती है, पोर्टल की, सिस्टेमिक की, पोर्टल वेन्स की होती है बच्चे, वो डेलिकेट होती हैं इसलिए, ठीक है। तो ये बैलून इन्फ्लेट होता है, वॉल्स को प्रेस कर देता है, ब्लीडिंग रोक देता है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, मेडिसिन दी जाती है जो स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एसिड जो है वो अगर रिफ्लक्स होकर आता रहेगा तो वो और ज्यादा डैमेज कर रहा होता है इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अब एवरेज एडल्ट में यानी नॉर्मल हाइट जिसकी हो, जिसका नॉर्मल वेट हो, उसमें नोज के और स्टमक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 44 सेंटीमीटर या 17.2 इंचेस होता है, और इंसाइजर टीथ यानी जो सामने टीथ नजर आ रहे हैं उनके स्टमक के दरमियान का डिस्टेंस 16 इंचेस से 41 होता है। ये आपको क्यों पता होना चाहिए, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी का स्टमक जो है वो एम्प्टी करना पड़े, कोई ब्लीडिंग एसोफेजियल वेरिसिस आ जाए, उसमें अगर आपको स्टमक तक अप्रोच करना है, ऑब्वियसली आप ये नोज से करेंगे माउथ से, तो आपको पता हो कि आपने अपना इंस्ट्रूमेंट किस हद तक इंसर्ट करना है, इसलिए आपको ये मेजरमेंट्स आनी चाहिए, ठीक है। नोज से स्टमक के दरमियान का डिस्टेंस 44 सेंटीमीटर है, जबकि इंसाइजर टीथ से स्टमक का डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर है। और जो आपके सामने पिक्चर है इसके अंदर नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है, वो जो नोज से स्टमक में पास की जाती है, उसकी मार्किंग दिखाई हुई है आपको, ये सेंटीमीटर्स में और ये वाली इंचेस में, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह नोज की टिप से जो है कैथीटर पास किया जो कि स्टमक तक आ गया। अब इसमें मसला क्या है इसोफेजियल वेरिसिस में, कि आपको मतलब क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसको डील करने में। एक तो ये कि ट्यूब नोज से पास करना मुश्किल काम है, ये टेक्निक है जो आप प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि अगर आप ओवर इन्फ्लेट कर देंगे इसोफेजियल ट्यूब को तो हो सकता है आप ज्यादा डैमेज कर दें इसोफेगस को। उसके अलावा अगर इसोफेगस को आपने ज्यादा डायलेट किया है तो हो सकता है कि मीडियस्टनल स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा प्रेशर आए, ठीक है। उसके अलावा ये कि जो ब्लीडिंग होती रहती है ना, उससे डायफ्राम इरिटेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग बाहर की तरफ भी हो रही होती है। ब्लड वेसल जब रप्चर होता है, ठीक है, अंदर की साइड में हो सकता है बाहर भी, तो वो अगर जो है डायफ्राम को इरिटेट करे या अंदर मौजूद ब्लड स्टमक को इरिटेट करे तो हिकअप्स हो सकती है, इसको हिचकी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो डायफ्राम की इरिटेशन होती है। फिर बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की, यानी स्टमक का अल्सर। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी ऑफ स्टमक की, वो और उसके अलावा जो फंडस है वो दो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है एसिड, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन, ठीक है।
जबकि जो एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल है यानी स्टमक का लोअर एंड है वो म्यूकस या वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो दो स्क्रीशंस है ना, एसिड का प्रोड्यूस होना और पेप्सिन का प्रोड्यूस होना, ये इनके दो मैकेनिज्म्स हैं, नर्वस यानी नर्व से और हार्मोनल। नर्व की बात करें तो वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हार्मोन की बात करें तो गैस्ट्रीन हार्मोन है, ठीक, जो कि एंट्रल म्यूकोजा, एंट्रम जो है स्टोमक की, वो प्रोड्यूस करती है। अब अगर किसी को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस रहता है, ये ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए हैं, ठीक है, यानी कि ये क्यों होते हैं, जिनमें ज्यादा क्वांटिटी में गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ये किया जाता है कि एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस कर जाए वेगस नर्व को रिसेक्शन करके, ठीक है। यानी कि अगर एक चीज है जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के से काम कर रही है, यानी एसिड की प्रोटेक्शन आपको मैंने बताया कि वेगस नर्व की वजह से भी है और हार्मोन गैस्ट्रीन की वजह से, तो अगर आप वेगस नर्व को कट ऑफ कर दें तो खाली गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्वांटिटी कम हो जाती है एसिड की, और एसिडिटी कम होने से अल्सर्स को हील होने का मौका मिल जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो जगह स्टमक की गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस करती है आप उसको सर्जिकली रिमूव कर दो, जिसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, तो भी क्या फायदा होगा कि अब सिर्फ वेगस नर्व रह जाएगी एसिड की प्रोटेक्शन करवाने, तो भी एसिड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। गैस्ट्रिक एसिड को हील करने के लिए जरूरी है कि स्टमक के अंदर, मतलब जो अल्सर्स बने हैं, कि जो एसिड बन रहा है ना स्टमक के अंदर, उसकी क्वांटिटी को कम किया जाए, क्योंकि वो जब अल्सर बनते ही तब है जब गैस्ट्रिक एसिड जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर खुद अपनी ही सर्विस को इरोड करना शुरू कर देता है। आपके सामने ये पिक्चर है, इसमें जो ब्लू एरिया है ना वो है जो पेप्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और रेड वाला वो है जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये देखिए आपको अल्सर दिखाया हुआ है, अल्सर क्या है देखेंगे, एक डीप सा ब्रीच है नॉर्मल म्यूकोजा के अंदर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादातर कहाँ होते हैं, वहां जो अल्कलाइन प्रोड्यूसिंग म्यूकोजा है, ठीक है, यानी कि जहां पर लेसर कर्वेचर है वहां पर। और जो क्रॉनिक अल्सर होता है ना वो इतना डीप हो जाता है कि वो स्टमक के मस्कुलर कोड तक पहुंच जाता है, नहीं शुरू तो ये आ रहा है म्यूकोजा से होता है ना, उसके बाद सब म्यूकोजा में, उसके बाद वो डीप होकर मस्कुलर ले जो थर्ड वाली है वहां तक पहुंच जाता है, और इवन जो है ये पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर सकता है और परफोरेट हो सकता है, फट सकता है। उसका भी ये है कि फिर ये जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज करेगा, ठीक है। जैसे एक अल्सर अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक पे है तो वो परफोरेट करके, वो पता है पीछे क्या, लेसर सैक वहां जा सकता है या फिर इवन पेंक्रियाज तक पहुंच सकता है, और अगर इसमें पेंक्रियाज एरोड हो जाते हैं तो फिर बैक तक पेन जाता है, ठीक है। इसी तरह स्प्लिनिक आर्टरी जो है जो स्टमक के पीछे रन कर रही है अपर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियाज में, वो एरोड हो सकती है और इस वजह से फैटल हेमरेज होता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक का अल्सर परफोरेट हो जाए तो कौन सी ब्लड वेसल की वजह से हेमरेज होगा, तो वो स्प्लिनिक आर्टरी होती है, ठीक है। इसी तरह अगर एंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक पे होगा तो वो फिर सारे कंटेंट्स जो है रप्चर होकर ग्रेटर सैक में आ सकते हैं और डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। और इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स यानी लिवर वो डैमेज होने का चांस है। अब देखेंगे स्टमक कंटेंट्स जो है इस अल्सर में से परफोरेट होकर ओवरऑल एब्डोमिनल कैविटी में जा रहे हैं। यहाँ आपको अल्सर प्रॉपर दिखाया हुआ है, देखेंगे डीप हो गया अल्सर और अब ये ब्लड वेसल्स तक पहुंच गया है। गैस्ट्रिक पेन जो है, स्टोमक की पेन सेंसेशन आपको कैसी फील होती है, जैसे स्ट्रेच यानी बोझ के जैसा, या स्पज्मोडिक जैसे मरोड़ होते हैं आपको वैसा फील होता है एपिगैस्ट्रियम में, ठीक है। और ये किससे होता है, सीलियक गैंग्लिया इन्वॉल्व है इसमें, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है। अच्छा, स्टोमक कैंसर के बारे में ये ना बच्चों के, जो स्टमक के लिम्फेटिक्स है ना, नॉर्मली होता है कि म्यूकोजा के अलग होते हैं गट में, सब म्यूकोजा के अलग, लेकिन जो स्टमक के लिम्फेटिक्स है ना वो म्यूकोजा के और सब म्यूकोजा के आपस में भी कनेक्टेड हैं, यानी अलग अलग जाकर आगे ड्रेन नहीं करते। यही वजह है कि जो स्टमक का कैंसर है वो स्टमक के अंदर ही डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है, प्राइमरी साइड से आसपास, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैंसर सेल्स हैं ये मतलब लोकल लिम्फ नोड्स में भी इकट्ठे हो सकते हैं और बाद में रीजनल नोड, यानी कि आसान लफ्जों में अगर हम इसको बात करें तो लिम्फ नोड्स का ये होता है कि जैसे एक सीक्वेंस से चेन बनी हुई है, एक पहला लिम्फ नोड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब ये सारे अगर आपस में कनेक्टेड हैं किस, और एक सेकंड लेयर है जो कि सब म्यूकोजा की है, ठीक है।
अगर अब कोई भी प्रॉब्लम होती है इस नोड में तो ये सारे क्योंकि आपस में कनेक्टेड थे, ये सब जगह स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि इस फर्स्ट नोड से कैंसर जो है वो डायरेक्टली सेकंड थर्ड में जाए, या ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली रीजनल या लास्ट वाले लिम्फ नोड में चला जाए, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, स्टोमक कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ये है कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी की जाती है, कि स्टोमक को पूरा रिमूव कर देते हैं, और इसमें ड्यूडेनम को भी रिमूव करते हैं, इसोफेगस को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, स्प्लीन को, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट्स को, इस वजह से कि जहां जहां पर इसकी लिम्फेटिक स्प्रेड होने का चांस है ना, वहां वहां सब कुछ रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी लिम्फेटिक नोड ऐसा रह जाता है जिसमें कैंसरस सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये दोबारा कह लें कि स्टमक कैंसर की तरफ ले जा सकता है। यानी कि उस टाइम आप स्टमक तो रिमूव कर चुके होते हैं, लेकिन जो बाकी विस्टा है ना, फिर उसमें फिर कैंसर जा सकता है। ठीक है, कैंसर होता क्या है बेसिकली, आपको पता है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की। तो अगर आप स्टमक रिमूव करेंगे लेकिन उन सब स्ट्रक्चर्स को रिमूव नहीं करेंगे जिनका लिम्फेटिक लिंक था स्टमक के साथ, तो फिर ये हो सकता है कि सारा जो कैंसर है वो स्प्रेड हो जाए। ठीक है, अब ये टोटल गैस्ट्रेक्टमी है, इसमें क्या किया जाता है, स्टमक को मतलब इसोफेगस तक रिमूव किया, इसोफेगस के बचने वाले बाकी पोर्शन को जेजुनम के साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, ड्यूडेनम के साथ इसलिए नहीं करते कि वहां ऑलरेडी लिवर की और पेंक्रियास की डक्ट्स आके ओपन हो रही होती हैं, इसको फिर जेजुनम से कनेक्ट कर देते हैं। मल्टीपल टेक्निक्स है, जैसे इन्होंने बताई, उसका नाम रॉक्स एंड वाई टेक्निक है, नाम है इसका। ठीक है, इसमें 2-3 टेक्निक्स हैं, वो उस तरह किया जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी बच्चों एक टेक्निक है, स्कोपी आपको पता है, स्कोप लगाकर कोई भी विजन ऐसी चीज जो विजुअलाइज करवा दे। ठीक है, गैस्ट्रोस्कोपी क्या है कि स्टमक का म्यूकोजा देखा जाता है एक इल्यूमिनेटेड ट्यूब से। करते क्या है कि पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं। अब दो ऑप्शंस होते हैं इसमें, कि लोकल एनेस्थीसिया यानी कि फ्लूइड होता है, उसे गार्गल्स करने को कहते हैं। उसके से क्या फायदा होता है, सारा जो थ्रोट वाला रीजन है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट को फिर उसके गले में से ये ट्यूब पास करके स्टमक तक जाते हैं, स्टमक को देखते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि माइल्ड से सिडेट कर देते हैं, पेशेंट को सुला देते हैं, और उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट पास कर कर देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक की ट्यूब होती है, आगे कैमरा लगा होता है, और जो वायर है ना ये स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होती है, और जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा देखने के अलावा आप इसमें से डायग्नोसिस के लिए छोटा सा सैंपल भी ले सकते हैं, कि छोटा सा पीस आप स्टोमक का एक्सट्रैक्ट कर लें और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जाम करें। या फिर ये कर सकते हैं कि कोई भी ब्लीडिंग अल्सर है कुछ भी, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज एक छोटा सा अल्सर था, उसको रबर बैंड टाइप मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लगाकर उसको क्लोज भी कर सकते हैं। यानी कि ये गैस्ट्रोस्कोपी के साथ ऑप्शंस अब आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह हम एंडोस्कोपी में देख रहे थे ना कि कैमरा के साथ साथ इंटरवेंशन के लिए सीजर्स और इस टाइप की चीजें पास हो सके, इस तरह ये ऑप्शंस भी आते हैं कि आप बायोप्सी ले सकें। और ज्यादातर ये कि एंडोस्कोपी के बाद बायोप्सी ले ली जाती है, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। नॉर्मल है तो पता चल जाता है, म्यूकोजा इन्फ्लेम नहीं होता, बिल्कुल पिंक कलर होता है नॉर्मल। लेकिन अगर कहीं रेडनेस मिले, कहीं कोई नैरो मिले स्ट्रक्चर, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है, तो फिर आप सैंपल ले लेते हो माइक्रोस्कोपिक एग्जाम के लिए। ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन है बच्चों, जब हम लोगों ने जीआईटी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो उसमें ये टेक्निक आपसे परफॉर्म करवाई जाती थी मैनिकन पर। ठीक है, तो अभी जरा इन हालात में प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, लेकिन आप इसकी टेक्निक को एक दफा पढ़ लें, ताकि अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो आप उसको एटलीस्ट थ्योरेटिकली बता सकें। ठीक है, नेजो गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, नाक से स्टमक की ट्यूब और इंट्यूबेट यानी एक ट्यूब डालना। ठीक है, ये क्या प्रोसीजर है, ये स्टमक को एम्प्टी करने के लिए यूज होता है। अब मल्टीपल इंडिकेशंस हैं, जैसे किसी की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसके स्टमक को डीकम्प्रेस करने के, कि जो कुछ मौजूद था स्टमक में वो निकाल लें एटलीस्ट, ताकि वो वोमिट ना करे, या एटलीस्ट वो ऑब्स्ट्रक्टेड इंटेस्टाइन पे प्रेशर ना डाले। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई जिस तरह पॉइजनस कोई चीज इंजेस्ट कर लेता है, तो भी स्टमक को जो है वो एम्प्टी किया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लेवाज कहते हैं इसमें, स्टमक को वॉश करके जो है ना। ठीक है, और उसके अलावा ऑपरेशन से पहले हमेशा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को खाली किया जाता है, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी फूड कंटेंट या लिक्विड मौजूद है तो फिर उसको सर्जरी नहीं की जा सकती ना प्रॉपर, आपको एम्प्टी गट चाहिए वहां पर। तो उसमें भी अक्सर ये कर हम स्टमक को एम्प्टी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस का सैंपल लेने के लिए भी कर सकते हैं, उसको फिर बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर कंटेंट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, एसिडिक कंटेंट, पीएच वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, ये भी एक डायग्नोस्टिक आ जाता है। ठीक है,
टेक्निक इसकी है कि पेशेंट को सेमी अपराइट, जैसे आप थोड़ी सी टेक लगाकर ऊंचे होकर बैठते हैं ना पिलो रखकर, वैसे, या फिर लेफ्ट करवट पर रखवाया जाता है। इस कंडीशन में फायदा होता है कि जो फ्लूइड है वो वापस एस्पायरेट नहीं होता, ठीक है, और मतलब ये कि सांस की नाली में नहीं जाता, ठीक। तरीका ये है कि ट्यूब को वेल लुब्रिकेट किया जाता है। वेल लुब्रिकेट का मतलब है कि उसके आगे एक फ्लूइड लगाया जाता है ताकि वो जेल लाइक हो और वो स्मूथली गुजर सके। उसके अलावा उस जेल के अंदर एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है कि एक तो वो स्मूथली गुजर भी सके, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो मतलब उस जगह को एनेस्थेटाइज भी करती जाए ताकि गैग ना करे पेशेंट, ठीक है। अब इसको वाइडर नॉस्ट्रिल से गुजारा देखते हैं ना, नोज की टिप उठाकर देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की नोज की थोड़ी सी हड्डी टेढ़ी होती है, एक नॉस्ट्रिल बड़ा एक छोटा होता है, तो जो वाइडर नॉस्ट्रिल होता है उसमें इंसर्ट करते हैं बैकवर्ड अलोंग द नेजल फ्लोर। एक दफा जब ट्यूब थ्रोट तक आ गई तो थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस फील होती है, ठीक है, तो पेशेंट को कहते हैं कि वो स्वॉलो करे, जैसे कि नवाला लेते हैं ना तो वो इस तरह ट्यूब फिर नीचे उतर जाती है साथ। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जोर नहीं लगाना होता, ये बड़ा स्मूथली हो जाता है अगर एक दफा आपको टेक्निक इसकी समझ आ जाए, ठीक है। डिस्टेंसेस जो आपको मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एडल्ट है जिसको आप नोज में पास करें तो आपको पता है कि 44 सेंटीमीटर से ज्यादा पास नहीं करनी, और उससे कम करेंगे तो इसोफेगस में ही रह जाएगी, फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो मतलब आपने ये देखना होता है ना कि आप कितने हद तक स्टमक के अंदर जाना चाहते हो, फिर उस हिसाब से डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, वो फिर उस टाइम आप डिसाइड करते हो कि आप कितना ज्यादा इंसर्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पर क्या मुश्किलात आ सकती हैं, अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है तो नैरो साइड से ट्यूब पास करना मुश्किल हो जाएगा, तभी वाइडर को सिलेक्ट करें। पर जो ईसोफेगस की नैरोइंग थी वहां पे थोड़ी रेजिस्टेंस फील हो सकती है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, इवन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जब आप मैनिकन पे प्रैक्टिस की होती है, तो आपको अंदाजा होता है कि आप कितना प्रेशर देंगे तो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेंगे। इतना जोर नहीं लगाना होता कि इसोफेगस के रप्चर होने का चांस हो, ठीक है। अगेन प्रैक्टिकल चीज है, हाथ से करेंगे तो जरूर आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा एक चीज यहाँ लिखी हुई है कि थायराइड कार्टिलेज के जो विंग्स होते हैं उसको अगर आप जरा सा ग्रैस्प करके ऊपर करें ना, तो अपर इसोफेजियल नर्विंग को आप ओवरकम कर सकते हैं। यानी जहां आपसे लेरिंगोफेरिंग से इसोफेगस स्टार्ट हो रही थी ना, वहां के जैसे बोन को समझेंगे उठाकर जगह बना रहे हैं, यानी कि अगर इस तरह एक स्ट्रक्चर क्लोज था ना, उसके ऊपर एक नॉब लगी हुई है जिसका नाम है थायराइड कार्टिलेज, आप इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर था ना ये इस तरह करके राउंड हो जाता है, तो फिर आपको इसमें से ट्यूब गुजारना आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल है करेंगे तो फिर इसका आसान लगेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं मजीद, के जो ट्यूब है वो इसोफेगस के लैरिंग्स में चली जाए, ठीक है, वो आपको फिर पता चल जाता है क्योंकि एयर बबल्स आने लग जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो एयर है ना। उसके अलावा ये कि अगर आप जोर लगाएंगे तो नोज में से ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको पता है कि नोज में साइट है, कैसलबैक एरिया है ज्यादा ब्लीडिंग का, और उसके अलावा पीछे से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आप ज्यादा प्रेशर लगाकर इसोफेगस स्टमक को पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ट्यूब पास करें तो दो चीजें की जाती हैं, एक तो पीछे नीडल लगाकर उसको एस्पायरेट करके देखा जाता है कि स्टमक का एसिडिक कंटेंट ही आए, ठीक है, फ्लूइड लाइक कंटेंट वो आना चाहिए ताकि पता चले कि स्टमक के अंदर ही गई थी। और दूसरी बात यह है कि आप उसमें से फिर एयर पास करते हो और स्टेथ लगाकर, दो बंदे कर रहे होते हैं ना एक प्रोसीजर, तो स्टमक पे आपने स्टेथोस्कोप रखी होती है, कानों में होती है, आप जोर से एयर को पुश करते हो तो एक गश की आवाज आती है, जैसे हवा नहीं गुजरती तो एक दम से एक आवाज सी भी आती है नैरो स्ट्रक्चर में से गुजरने की, वो भी आप सुनते हो फिर, तो फिर आपको पता चल जाता है इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्यूडिनल अल्सर की बात करते हैं। अब क्योंकि स्टमक का कंटेंट जो है आपको पता है कि सारा ड्यूडिनम के अंदर जाता है और एसिडिक होता है, एकदम से जो ड्यूडिनम से कांटेक्ट में आता है ना, क्योंकि ड्यूडिनम ने उसको न्यूट्रलाइज तो करना है लेकिन उसको टाइम चाहिए होगा इस चीज के लिए। और अब जिस तरह का स्ट्रक्चर है स्टमक से जब एसिडिक कंटेंट आता है एकदम पुश जो है वो ड्यूडिनम के इंटीरियर वॉल पे होता है, ठीक है, यानी यहाँ से पुश हुआ एकदम इंटीरियर वॉल की तरफ जो है सारा कंटेंट आया। यही वजह है कि जो इंटीरियर वॉल है वो एंटीरोलेटरल वॉल स्पेसिफिकली वो ज्यादा मुतासर हो जाती है एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक्स, और वहां अल्सर्स के चांस होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट साइड अगर आपसे पूछी जाए कि ड्यूडेनम में कहाँ अल्सर हो सकते हैं तो आप बताएंगे एंटीरोलेटरल वॉल पे, ठीक। अब अगर एक ड्यूडेनल अल्सर परफोरेट हो जाए उसमें और अपेंडिक्स में डिफरेंस करना मुश्किल है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो पूछा जाता है कि अगर ड्यूडेनल अल्सर परफोरेट करे तो ब्लीडिंग किस ब्लड वेसल की वजह से होती है, तो आप बताते हैं फिर वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की वजह से होती है, ठीक है। स्टमक का अल्सर अगर पोस्टीरियर वॉल पे
परफोरेट हो जाएगा तो वो स्प्लीनिक आर्टरी थी, लेकिन अगर ड्यूडेनम का हो जाएगा तो वो फिर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। ठीक है, ये आपने याद रखना होता है, ये डॉक्टर सरमत का क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये कि ड्यूडेनम का कोई रिलेशंस पता होने चाहिए, गॉल ब्लैडर से कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ ट्रांसवर्स कोलॉन किडनी है। इसलिए क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लार्ज गॉल स्टोन होता है ना, वो अल्सरेट होकर फिर गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इस तरह कोलॉन और राइट किडनी के ऑपरेशन में ड्यूडेनम डैमेज होने का चांस होता है, क्योंकि सभी अप्रोक्सीमेशन में होते हैं ना, करीब करीब होते हैं, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट रिलेशन इनके पता होने चाहिए सर्जरी परफॉर्म करते वक्त, ताकि आप अपनी फील्ड लिमिटेड रखें। फिर मेसेंटेरिक आर्टरी ओक्लूजन की बात करते हैं। स्पीरोमेसेंटेरिक आर्टरी का आपको पता है कि एब्डोमिनल अयोर्टा की ब्रांच है और गट की एक एक्सटेंसिव टेरिटरी को सप्लाई कर रही होती है। कहाँ से कहाँ तक? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से लेकर लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर तक। अगर इनमें इसके ये खुद या फिर इसकी अगर कोई ब्रांच ऑक्लूड हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, तो उस हिस्से की ब्लड सप्लाई इंपैक्ट होने से नेक्रोसिस हो सकती है, और एक फेटल कंडीशन है, मेसेंटेरिक इस्कीमिया कहते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह अगर आर्टरी का इस्कीमिया हो सकता है, इसी तरह वेन में थ्रोम्बस हो जाए तो भी ब्लड सप्लाई इंपैक्ट होती है। ठीक है, इसकी रीजन ज्यादातर क्या होती है? मेसेंटेरिक वेन थ्रोम्बोसिस की। इसकी रीजन जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर होता है या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक, क्लोनोस्कोपी की बात करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर यानी कोलॉन का और रेक्टम का कैंसर। इसी वजह से वहां पर कोलोनोस्कोपी नाम की टेक्निक जो है वो आप कह लें कि हर 3 ईयरली परफॉर्म की जाती है उन लोगों में जो जिनमें चांस है कि उनमें कैंसर हो सकता है। जैसे किसी में फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पिछली बार हुआ था, तो उसको फॉलो अप में करते हैं ताकि अगर अल्लाह ने करे दोबारा होता है तो उसको पता हो। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि कोलॉन को डायरेक्टली विजुअलाइज किया जाता है, जैसे स्टोमिक में पास की थी ना एंडोस्कोप, इसी तरह कोलॉन से। तो अब इसका क्योंकि कोलॉन को आपने अप्रोच करना है, तो आपका पाथवे क्या होता है? आप एनएस से ट्यूब पास करते हो। ठीक है, और आप तकरीबन सीकम तक आकर वापस देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन को या कोलॉन को। और जो सस्पिशियस एरियाज होते हैं, जैसे कहीं पोलिप यानी कि कोई ग्रोथ हुई हुई है, वहां से आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हो, क्योंकि कैमरा जाहिर होता है इसमें इंस्ट्रूमेंट में देखने के लिए। और इवन आप बायोप्सी भी ले सकते हो, ताकि बाद में उसको एग्जामिन कर कर पता चले कि जो ग्रोथ थी वो किस वजह से थी। ठीक, और ये जो टेस्ट है ना, ये जो बाकी टेक्निक्स थी ना, वैसे पहले किया जाता था कि स्टूल का टेस्ट करते थे, अगर उसके अंदर क्लॉटेड ब्लड आए तो कंसीडर होता था ये कैंसर की निशानी है। लेकिन अब पता चला है कि ये टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड क्लॉटेड ब्लड जो है वो स्टूल में और रीजन से भी आ सकता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि इट प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर कोलोरेक्टल कैंसर देन कंबाइंड फीटल ओकल्ट ब्लड एंड एग्जामिनेशन ऑफ डिस्टल कोलॉन विद सिग्मोइडोस्कोपी। यानी खाली सिग्मोइड कोलॉन को देखने से बेहतर है कि आप कोलोनोस्कोप से पूरा सीकम तक देखो, फिर आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कैंसर है कोलॉन का वो सिर्फ सिग्मोइड कोलॉन तक नहीं होता। ठीक है, वो सीकम तक हो सकता है, जितनी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है जाहिर है। ठीक है, ये देखिए आपको बताया हुआ है कि एनएस से पास की, और ये किस तरह इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा है, इसके आगे कैमरा है, इल्यूमिनेशन है। ठीक है, लाइट भी लगी हुई है, कैमरा भी लगा हुआ है, ताकि उस कैविटी में से नजर आ सके। ठीक है, उसके अलावा एक इरिगेशन है कि अगर फ्लूइड कोई पास करना चाहे, फ्लूइड पास करने का क्या फायदा होता है कि गट डिस्टेंड हो जाती है, नजर आती है ना, तो होता है ना क्लैप्स भी हो गट बंद हुई हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पोर्ट है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पास करके कटिंग करनी है या बाइंड, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखें कि हुक लगी हुई है इंस्ट्रूमेंट के आगे। ये इसी पिक्चर को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि हुक लगी हुई है, और ये इस पीस को कट ऑफ करके अब बाहर ले आएगी। फिर इसको एग्जामिन करेंगे पैथोलॉजी लैब में, तो पता चलेगा ये कैंसरस तो नहीं है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के पेन की बात करते हैं। तो अपेंडिक्स का जो पेन है ना, वो कब होता है? जब उसका ल्यूमन डिस्टेंड हो या उसके मसल में स्पैज्म हो जाए। और आपको ये कहाँ फील होता है? ये वैसे इनिशियली रीजन ऑफ अम्बलाइकस में होता है। ठीक है, और बाद में वहां से शिफ्ट कर जाता है उस जगह पर जहाँ एग्जैक्टली अपेंडिक्स होती है, क्योंकि इसका मतलब पेरिटोनाइटिस जो है ना वो लोकल होता है और बाद में जनरलाइज होता है अगर आप इसको टाइमली डिटेक्ट नहीं करो। ठीक है, और जिस जगह पर एग्जैक्ट अपेंडिक्स मौजूद होती है वहां पर स्वेयर और लोकलाइज्ड पेन होता है कि आप फिंगर से बता सकते हो कि मुझे यहाँ पर दर्द ज्यादा है। ठीक है, लार्ज बाउल कैंसर की बात करते हैं। लार्ज बाउल कैंसर जो है वेस्ट में ज्यादा कॉमन है 50+ लोगों में। ठीक है, और लेकिन एक फायदा ये है कि
इंटेस्टाइनल वॉल के जो स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लेयर्स हैं, उस वजह से जो कैंसर है वो इजीली लिम्फेटिक्स तक स्प्रेड नहीं होता, यानी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोजा वहां तक रहता है, लिम्फेटिक्स में स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से स्प्रेड हो सकता है लिवर तक, लेकिन ये काफी लेट होती है जाकर ये चीज। ठीक, अगर डायग्नोसिस आप जल्दी कर लें, यानी कि कोलोनोस्कोपी से ही होगा, और उस वाले गट के सेक्शन को रिमूव कर दें, तो बहुत ज्यादा चांस है कि सर्वाइवल काफी अरसे तक हो। ठीक है, ज्यादातर ट्यूमर्स को जो है ना, मतलब बच्चों में कहा जाता है कि 5 ईयर सर्वाइवल कितना है, 10 ईयर सर्वाइवल कितना है, परसेंटेजेस निकाली जाती हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स को नजर में रखते हुए। तो अगर आप टाइमली ट्रीट कर देते हो तो आपका सर्वाइवल 5 ईयर या 10 ईयर बढ़ जाता है। डायवर्टिक्यूलोसिस की बात करते हैं। डायवर्टिक्यूलोसिस जो है कोलोन का एक कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी हर्निएशंस होती हैं, आउट पाउचिंग होती हैं, जैसे एब्डोमिनल वॉल में से विस्रा पूरा निकल सकता है ना, इसी तरह गट के अंदर ही छोटी छोटी आउट पाउचिंग। अब आप इस वाली पिक्चर में देखेंगे किस तरह छोटा सा पाउच बना हुआ है इंटेस्टाइन के बाहर। ठीक, और डायवर्टिक्यूलाइटिस टर्म तब कहते हैं जब इस वाले पाउच की ही इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें फूड रुक जाए अगर निकल कर, तो स्टेसिस वहीं पर जमा रहेगा, पुराना हो जाएगा, वहां बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, तो यहाँ इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो फिर हम इसको डायवर्टिक्यूलाइटिस कहते हैं। ठीक है, अंदर से देखो तो इस तरह नजर आएगा कि छोटा सा होल है और बाहर की तरफ इस तरह पाउच बना होगा। ठीक है, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ समझने के लिए, जैसे कि डाइवर्टिक्यूलम वर्ड यूज किया है कि अंदर से देख रहे हैं, बाहर की तरफ जब पाउच निकल कर आ गया है तो उसको हम डाइवर्टिक्यूलोसिस, डाइवर्टिक्यूलोसिस जो है ना, मतलब ये उस प्रोसेस का नाम है, डाइवर्टिक्यूलम स्ट्रक्चर का नाम है, डाइवर्टिक्यूलोसिस उस प्रोसेस का नाम है जो पाउच निकला है बाहर। लेकिन अगर उसी पाउच में इन्फ्लेमेशन हो जाती है देन इट विल बी कॉल्ड डाइवर्टिक्यूलाइटिस। ठीक है, डाइवर्टिक्यूलाइटिस। बात करते हैं सिकोस्टमी और कोलोस्टमी की। देखिए बच्चों को बताया था कि ऑस्टमी जहां वर्ड आए ना, वहां मतलब होता है ओपनिंग बनाने का। ठीक है, सीक ऑस्टमी, कोलोस्टमी, यानी कि सीकम की ओपनिंग बनाना या कोलोन की ओपनिंग बनाना। अब ओपनिंग बनाई क्यों जाती है, ओपनिंग बनाई क्यों जाती है, कहाँ बनाई जाती है, तरीका किया जाता है कि इंटेस्टाइनल वॉल की, आपको पता है कि वैसे इंटेस्टाइन की ओपनिंग एनस के लेवल पर है, लेकिन इस टेक्निक में इंटेस्टाइन की ओपनिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर कर दी जाती है। या तो मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का केस है तो उसमें राइट साइड पर होता है क्योंकि इलियोस्टमी बनती है, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन है तो फिर लेफ्ट साइड पर बनता है तो वो कोलोस्टमी होती है। ठीक है, इसको इसलिए करते हैं कि अगर जैसे किसी की गट है इस तरह कंटिन्यूस है, इस जगह पर प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इससे ऊपर वाली गट को मूव कर कर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर ओपन करवा दिया जाता है ताकि पेशेंट स्टूल वहां से पास करे और निचले पोर्शन को रेस्ट दिया जाता है कुछ अरसे के लिए। इससे स्टोमक की पिक्चर देखिए, जैसे इंटेस्टाइन सब सॉक्स पहनते फोल्ड करते हैं ना, उस तरह करके फोल्डेड एक गट का पोर्शन इंटेस्टाइन का आपके एब्डोमिनल वॉल पर अटैच कर देते हैं स्टिच लगाकर, उसके आगे छोटा सा बैग लगा देते हैं ताकि उसके अंदर सारा फीकल मैटर कलेक्ट होता रहे। ठीक है, इंटेस्टाइन के निचले पोर्शन को रेस्ट देते हैं, जब एक स्पेसिफिक पीरियड गुजर जाता है आपको अंदाजा होता है कि हीलिंग हो जाएगी, फिर इसको वापस डालकर स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर तब करते हैं जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कॉमन प्रोसीजर है। ठीक है, जब सर्जरी में आप हाउस शॉप करेंगे तो अक्सर देखेंगे। उसके बाद एक चीज होती है इसको हम कहते हैं वॉल्व्यूलस। ठीक है, अपनी एक्सट्रीम मोबिलिटी की वजह से जो सिग्मोइड कोलोन है वो अक्सर अपनी ही सरफेस पर रोटेट हो जाती है। ठीक है, और ये मतलब खुद ज्यादातर होता है ट्विस्ट होती है, ये अपने आप को अनट्विस्ट खुद ही कर लेती है, लेकिन अगर किसी वजह से ट्विस्ट ज्यादा हो जाए और वो खुद को अनट्विस्ट ना कर सके तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और उस केस में गैंग्रीन होने का चांस है, एक्सट्रीम पेनफुल है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी जाहिर होगी। अगर इंटेस्टाइन आगे से इस तरह की पिक्चर है, ऑब्वियसली इसमें से स्टूल का फ्लो नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के पेन के साइंस से फिर ये डायग्नोज हो सकता है। इसका एक्सरे अगर आप करते हैं ना प्रॉपर रेडियोग्राफ देकर, तो एक टिपिकल पिक्चर नजर आती है आपको एक्सरे पर, उसको कॉफी बीन साइन कहते हैं। यानी जिस तरह ये है ना, अगर इसको एक्सरे पे देखें ना, ये इस तरह नजर आएगा, जैसे कॉफी बीन होता है ना, तो उसका साइन का नाम है कॉफी बीन साइन। ठीक है, तो यहाँ पहले मुझे बताएं कि इनफ है या आगे चलें।